नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी के स्वरों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम व्यंजनों को विस्तार से देखेंगे। तो आइए बिना समय खराब किए सीधा हम प्रकरण से जुड़ते हैं। साथियों, पहला इसमें प्रश्न आपका बनता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वह ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे स्वर की सहायता से जो उच्चरित हो रहे हैं वह व्यंजन है। यहाँ आप देखिए, आपने एक वर्ण देखा क, मूल ध्वनि क्या है, यह क। उसमें आपका यह ह्रस्व अ संयुक्त है, तब यह जाकर व्यंजन बना है। तो आप यहाँ स्पष्ट हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि व्यंजन वह ध्वनियां हैं जिनको हम स्वर की सहायता से उच्चारित करते हैं। ठीक है साथियों, व्यंजन हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। आप संयुक्ताक्षर या आगत ध्वनियों को इनमें सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि संयुक्ताक्षरों में जो है वो आप देख लीजिए एक संयुक्ताक्षर का उदाहरण। संयुक्ताक्षरों में क्या होता है, स्वर जो है इसमें नहीं जुड़ा होता है। जबकि अभी परिभाषा हमने क्या बताई कि व्यंजन जो है उसकी एक आवश्यक शर्त है कि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो जैसे आप देखिए संयुक्ताक्षर है, छत्र, ज्ञ, ये सब क्या है, इनमें स्वर संयुक्त नहीं है। इसलिए शुद्ध रूप से जब हम व्यंजनों की गिनती करते हैं या व्यंजनों की संख्या को मानते हैं तो वो कितनी मानी जाती है, 33 मानी जाती है। यह आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि जब भी परीक्षा में पूछा जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। इसको आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। ये हो गया आपका व्यंजन, व्यापक परिभाषा और व्यंजनों की संख्या। अब आइए हम आज व्यंजनों को उनके उच्चारण स्थान के आधार पर और पूरा उनका विस्तृत वर्गीकरण देखते हैं। तो व्यंजनों को साथियों हम दो आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला आधार है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आइए हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों की चर्चा करते हैं। साथियों, हमारे मुख से उच्चरित होते समय कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कौन से व्यंजन किस स्थान से उच्चरित होते हैं, उनको आइए हम क्रमशः देखते हैं। साथियों, सबसे पहले क्या आता है, आप क्या देख रहे हैं इसमें, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। सबसे पहले आपका आता है क्या, कंठ। कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं, कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं। कंठ से आप तो समझे, कंठ वह ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण हमारे गले से, वह व्यंजन जिनका उच्चारण हमारे गले से होता है, वो कंठ व्यंजन है। इसमें आपके का, ख, ग, घ, अंगा और ह, ये ध्यान रखिए, क, ख, ग, घ, अंगा और ह। उसके बाद साथियों कंठ से ऊपर हम जब बढ़ते हैं तो ताल उच्चारण करके देखिए आप, च, छ, ज, झ, जो ताल के अंतर्गत आते हैं उनको कहते हैं, ताल से उच्चरित होते हैं उनको कहते हैं तालव्य। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, च, छ, ज, झ, ञ, या और श, ये आपके क्या है, तालव्य व्यंजन। ठीक है साथियों, तालव्य से आगे बढ़ते हैं हम किसकी ओर, मूर्धन्य की ओर। मूर्धन्य व्यंजन आपके कौन कौन से हैं, इसको हम देखते हैं। ताल के आगे और आपके दांतों के बीच का स्थान जो होता है, वहां से जो उच्चरित होते हैं ध्वनियां, वहां से जो उच्चरित होते हैं व्यंजन, उनको कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ट, ठ, ड, आपका ढ, अड़ा और श, ये
ये आपके क्या है, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य के बाद अगला क्रम आता है आपका दंत। दंत व्यंजन कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध, न और ये आपका श, ये आपका स। ठीक है साथियों। उसके बाद में आपका ओष्ठ, जिनके उच्चारण में ओठ आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं, वो ओष्ठ व्यंजन हैं। ओष्ठ व्यंजन आपके हैं प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। आप देखिए इनको बोलते समय प, फ, ब, भ, म क्या हो रहा है, हमारे ऊपर और नीचे के दोनों होंठ एक दूसरे को छू रहे हैं, एक दूसरे में मिल जा रहे हैं। ठीक है साथियों, आपका ये ओष्ठ हो गया। ओष्ठ के बाद आप देखिए इसी में से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको हम वर्ष यानी दंतमूल से उच्चरित होते हैं, दंतमूल से उच्चरित होते हैं, उनको कहते हैं वर्ष। ये हैं आपका न, स, र और ला। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। न, स, र और ला। वर्ष के बाद आपका आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वा। ठीक है साथियों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। दंतोष्ठ कौन सी है? वा है। उसके बाद आपका आता है एक स्वर यंत्री या काकल्य, जो आपके कंठमूल से उच्चरित होता है आपके इसमें व्यंजन में, ये आपका है का। ठीक है साथियों, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। और यह आपके लिए प्रत्येक लाइन आपके लिए एक प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काकल्य का दंतोष्ठ हुआ, वर्ष नाशाराला, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आइए, हमने उच्चारण स्थान के आधार पर हमने व्यंजनों को देख लिया। अब आइए हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं साथियों। प्रयत्न के आधार पर साथियों व्यंजनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। उनकी जो उच्चारण का प्रयत्न किया जाता है उसके आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका आभ्यंतर प्रयत्न, कौन सा? एक आपका आभ्यंतर, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा आपका है बाह्य प्रयत्न। ठीक है साथियों, अब आइए इधर हम आभ्यंतर प्रयत्न को पहले देख लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आइए देखते हैं। आभ्यंतर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को समवर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले आपका आता है इसमें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन साथियों आपके कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये जो पांचों वर्गीय व्यंजन हैं, पांच वर्ग के जो व्यंजन हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो है ये सारे क्या हैं? ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं। इसमें एक कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा व्यंजन वर्ग स्पर्श संघर्षी है। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो च वर्ग है, च वर्ग जो है इसको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। क्या? स्पर्श संघर्षी। परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसको जाने रहिए, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि हम तथ्यपरक रूप से पढ़ाई करवा रहे हैं, तथ्यपरक रूप से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो कोई भी तथ्य या कोई भी बिंदु ऐसा न छूट जाए जिससे आपका प्रश्न
कहीं कोई मिस कर जाए, कहीं कोई गलत हो जाए। आपने स्पर्श व्यंजन देख लिया। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान कर लीजिए। उसके बाद में आपका आता है साथियों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। अंतस्थ के बाद आपका ऊष्म। अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है? वायु मुंह में घूमकर ही रह जाती है। ऊष्म व्यंजनों में क्या होता है? इनके उच्चारण में वायु थोड़ा सा संघर्ष करके निकलती है, ऊष्मा यानी हीट थोड़ा सा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? सा, सा और हा। ठीक है साथियों, इन्हीं व्यंजनों में तो व्यंजन ऐसे हैं जिनको अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है। कौन कौन से हैं वो? ये भी बहुत ध्यान से देखिए, अर्ध स्वर भी परीक्षाओं में पूछा जाता है आपका। या और वा को अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद साथियों आपका आता है पार्श्विक। पार्श्विक मतलब जिसके उच्चारण में पार्श्वों से, बगल से वायु जो है वो निकलती है। पार्श्विक कौन सा है आपका? पार्श्विक ला। उसके बाद आपका आता है लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित, ये आपका रा है। ठीक है साथियों, उसके बाद में इसमें एक और आपका बचता है, वो है अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहा जाता है? ये जो आपके पंचमाक्षर हैं स्पर्श व्यंजनों को, इनको अनुनासिक कहा जाता है। अंगा, ञ, ड़, न और मा, ये आपके अनुनासिक हैं। तो ये आप आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर आपने स्पर्श व्यंजन देख लिया, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म, अर्धस्वर, पार्श्विक, अनुनासिक और लुंठित प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित किसको कहते हैं? ये परीक्षाओं में पूछा गया है लुंठित या प्रकंपित के बारे में। ये रा आपका लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है, पार्श्विक आपका ला कहा जाता है, अनुनासिक अंगंजड़ा नामक। ठीक है साथियों, तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर आपने व्यंजनों को देख लिया। अब हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर। ठीक है साथियों, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को हम 4 प्रकार से रख सकते हैं। वो हैं घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। घोष अघोष यानी घोष वह व्यंजन जिनके उच्चारण में नाद अधिक होता है उन्हें घोष कहते हैं। जिनके उच्चारण में नाद कम होता है उनको हम अघोष कहते हैं। जिनके उच्चारण में अधिक बल लगता है, अधिक प्राण लगता है, उनको महाप्राण कहते हैं। जिनके उच्चारण में अल्प थोड़ा प्राण लगता है, थोड़ी शक्ति लगती है, उनको अल्पप्राण कहते हैं। इस आधार पर आइए हम देखते हैं इसमें कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बाह्य मतलब बाहरी। ठीक है साथियों, तो इसमें सबसे पहले हम किसको देखते हैं? अघोष। कौन कौन से अघोष व्यंजन है साथियों? और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा आपका श, ये क्या आपका है? ये आपका अघोष है। आइए देखते हैं घोष के बारे में। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसके बाद में आपका या, रा, ला, वा, हा, श, त्र, ज्ञ, श, ये आपके घोष वर्ण है। ठीक है साथियों, अब आप देखिए कौन कौन से आपके महाप्राण है, कौन कौन से अल्पप्राण है। महाप्राण व्यंजन जो है वो प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को, प्रत्येक वर्ग के जो 5 वर्ग हैं आपके, उनमें प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे को महाप्राण कहते हैं। उसके साथ आपकी एक और ध्वनि है हा, इसको भी महाप्राण कहा जाता है। अब देखिए आपका अल्पप्राण। ठीक है साथियों, प्रत्येक वर्ग का पहला,
तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। उसके बाद शेष जो भी व्यंजन में वर्ण है, शेष सभी वो भी अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है साथियों, शेष सभी अल्पप्राण हैं। ठीक है, ये हमने अघोष, घोष, महाप्राण और अल्पप्राण को भी देख लिया। अब इसमें व्यंजनों का एक पूरा वर्गीकरण आपने तेजी से देख लिया है। दो बिंदु इसमें है जिन पर चर्चा होना आवश्यक है। जैसे स्वरों में हम क्या करते हैं, जब स्वरों को पढ़ते हैं तो उसमें आप देखिए वर्णमाला में अंग आ दो ध्वनियां ऐसी हैं जिसको कि हमने स्वरों में चर्चा नहीं की और स्वरों में उनको सम्मिलित नहीं किया जाता। उनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह। क्या कहा जाता है, अयोगवाह। अयोगवाह वह ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन है, उनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कौन कौन से हैं, अयोगवाह आपके हैं अंग और आह। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, अयोगवाह अंग और आह ये दो ध्वनियां अयोगवाह कही जाती हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें आप देखें ये जो अंग है, अंग क्या है, ये आपका अनुस्वार है। क्या है, अनुस्वार। अंग क्या है, अनुस्वार है। ये ध्यान से देखिए, अनुस्वार मतलब अंग ध्वन स्वर। अनुस्वर अर्थात स्वर के बाद, स्वर के पीछे या स्वर के बाद यह लगता है, स्वर के बाद ये लगता है। जिसे आप देखिए भी लिखे हम कंस। ठीक है, तो ये कहाँ लग रहा है आपका, क धन अ धन अनुस्वार धन स धन आ, ये आपका विच्छेद हुआ ना कंस का। तो यह है अनुस्वार क्या है, स्वर के बाद यह लगता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान आपका नासिका है, यह नासिक ध्वनि है। ठीक है साथियों, इसके साथ साथ एक चीज और आपने देखा होगा, ये आपका एक निशान होता है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु वाला जो निशान होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक। ठीक है साथियों, अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनि जो होती है वो किसके साथ, स्वर के साथ उच्चरित होती है। स्वर के साथ, अनुनासिक ध्वनि स्वर के साथ उच्चरित होती है। इसका चिन्ह क्या होता है, ये चंद्रबिंदु होता है। जैसे आप देखें बांस और आपका चांद। अनुनासिक के उच्चारण में अनुस्वार का आधा बल और आधा समय लगता है। एक तरह से आप कह सकते हैं अनुस्वार का ह्रस्व रूप क्या है, अनुनासिक है। यह इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। लेकिन साथियों देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे आप देखिए जोंक। जोंक में क्या है, यह है अनुनासिक ही लगा है लेकिन चिन्ह क्या लगा है, बिंदु का। तो ए और ओ की मात्राओं में, जैसे फेंक, एक शब्द आपका फेंक, इसमें भी देखिए उच्चारण तो हम अनुनासिक का कर रहे हैं लेकिन चिन्ह क्या लगा है, बिंदु का लगा है, अनुस्वार लगा है। तो ये ध्यान रखना है कि जहां ए और ओ आदि की मात्राएं हैं वहां अनुनासिक होते हुए भी इसका चिन्ह क्या होता है, यही लगता है अनुस्वार का। लेकिन अन्य में आपके देखिए क्या है, ये चंद्रबिंदु लगता है। तो अनुनासिक मुझे लगता है कि आप लोग समझ होंगे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है जो कि वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में अनुस्वार का अपना एक नियम है। वर्गीय व्यंजन जो होते हैं, जैसे वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में उनके पंचमाक्षरों को हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं कि जब भी वर्गीय व्यंजन के पहले वर्गीय व्यंजन के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है तो क्या होता है, यह ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे एक हम देखते हैं उदाहरण, ये क्या लिखा है, कांड। ये आपका डा, डा के पहले अनुस्वार का प्रयोग जो हुआ है वो किस वर्ग का हुआ है, ये टा ठा डा ढा अ। यह टा वर्ग का व्यंजन डा है और इसके पहले जो अनुस्वार प्रयोग होगा वो उसी वर्ग का प्रयोग होगा।
जैसे आप देखिए ऊपर देखिए ध्यान से कि हमने यहाँ क्या लिखा है, व्यंजन। व्यंजन हमने लिखा है क्या, व्यंजन लिखा है तो क्या है इसमें, जा। जा के पहले जो अनुस्वार प्रयोग हुआ है ये क्या है, जा जो है चा वर्ग का है और ये है अनुस्वार जो है ये चा वर्ग का ही है, चा छा जा झा इया। तो ये वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है साथियों, अनुस्वार और नासिक अब आपने देख लिया, ये स्पष्ट हो गया। इसमें आप देखिए एक चीज और आपका बचा, वो है आह। आह क्या है आपका, ये विसर्ग है। आह क्या है, विसर्ग है। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह यह दो बिंदु होता है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। तत्सम शब्दों के बाद किया जाता है, क्यों, तत्सम शब्दों के बाद। आप देखिए कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रातः, प्रायः, दुख। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है, हा, प्रातः, प्रायः, दुख। ठीक है साथियों, तो यह विसर्ग जो है तत्सम शब्दों के बाद प्रयोग किया जाता है, ये भी आप देख लीजिए। लेकिन जब भी आपसे अयोगवाह की संख्या पूछी जाएगी तो आप दो ही बताएंगे, और ये जो अनुनासिक है यह क्या है, ये अंक का ही रसरूप है, इसकी संख्या में गिनती नहीं की जाती है, इसलिए ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथियों दो वर्ण और हैं जो हमारी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उनके बारे में भी तेजी से हम चर्चा कर लेते हैं। वो है आपके उच्छिक्त वर्ण। कौन से उच्छिक्त वर्ण, वो है आपके ड़ा और ढ़ा। इसके प्रयोग में प्रायः लोग गलतियां करते हैं और यह गलतियां नहीं की जानी चाहिए। जैसे आप देखिए कि यह क्या लिखा है, डमरू। ठीक है, यह क्या लिखा है, बड़ा। ठीक है, ये डा के नीचे जब ये आपका बिंदु लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, ड़ा हो जाता है, बड़ा। इसको क्या कहते हैं, इसको उत्क्षिप्त कहते हैं। इसके उच्चारण में जीभ अपनी जगह से उछल जाती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इनको उत्क्षिप्त वर्ण। एक और महत्वपूर्ण बात इसके बारे में है कि यह हमको किससे प्राप्त हुई है, ये हमको अपभ्रंश से ये दोनों वर्ण प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसके प्रयोग में आप अंतर करें। ये आपका जैसे ये क्या है, ढा, और इसका उच्चारण क्या होता है, ढ़ा। जैसे यहाँ आप लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे ढक्कन, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, प्रतापगढ़। यह गढ़ है, ये ढ़ा है और ये ढा। इसके उच्चारण में, इसके प्रयोग में बहुत बिंदुओं के प्रयोग में बहुत ध्यान देने की और सावधानी करने की जरूरत है। ये आपके दो उच्छिष्ट वर्ण हैं, इसको आप जान लीजिए। ये हमको अपभ्रंश से प्राप्त हुई है, ये भी जान लीजिए। तो साथियों हमने तेजी से आज व्यंजनों पर चर्चा कर ली, और अगले वीडियो में हम हिंदी की ध्वनियों से संबंधित पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर आपके अभ्यास के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए फिलहाल आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।